press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाई में बिज़ी हो? शाबाश। ऐसे ही हमेशा पढ़ाई भी साथ में होनी बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, आपने अपनी 7वीं कक्षा में जब थे एक अपने पाठ पढ़ा था, आपको याद होगा, वो था नीलकंठ। याद आया कुछ? नीलकंठ पाठ में कौन से दो ऐसे कैरेक्टर थे, पात्र थे? मुख्यतः से मोर और मोरनी, जिनको बहुत ही सुंदरता से उसमें दर्शाया गया है। और उसको पालने वाली, उसका पालन पोषण करने वाली मशहूर लेखिका कौन? महादेवी वर्मा। जी हाँ बच्चों, याद आया कुछ? महादेवी वर्मा का लिखा हुआ नीलकंठ, जिसमें के दो छोटे छोटे मोर के बच्चों को, नवजात शिशुओं को अपने घर लाई थी। और जैसे ही मोर बड़ा होता गया, उसकी नीली ग्रीवा, यानी उसकी नीली गर्दन होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया था? बिल्कुल याद है, नीलकंठ, वही ना। तो जैसे कि नीलकंठ, जैसे कि भगवान कृष्ण को कहा जाता है, उनके साथ ही रहने वाली छाया की तरह रहने वाली राधा, उसका नाम इस मोरनी को दिया गया था, है ना, नीलकंठ और राधा। जो इस तरह से लेखिका क्या करती थी, सबसे पहले नवजात शिशुओं को लाकर वो अपने कमरे में रख लेती थी। अपने कमरा जहाँ पर वो राइटिंग करती थी, लेखिका होने के कारण जो भी वो मेज़ पर अपना विषयों को लिखा करती थी, उसी के स्टडी रूम में, उसी कमरे में वो सारी खिड़कियाँ, दरवाजे सब बंद करके उसी कमरे में वो उन नवजात शिशुओं को रहने के लिए छोड़ देती थी। ऐसा क्यों करती थी वो? क्योंकि वो नए नए अतिथि होते हैं, जिनको बिल्लियाँ कहीं से आकर झपटा कर सकती हैं और उन्हें खा सकती हैं। ये सोचकर पहले वो अपना डर जो समाया रहता है उसको निकाल कर, जब वो दबंग हो जाएंगे, जब वो निडर हो जाएंगे, तब क्या करती थी वो? अपने बड़े से जाली घर में, जहाँ पर अन्य पशु पक्षियाँ रहते हो, उनके बीच में उनको वो छोड़ देती थी। याद है? याद आया आपको कि वो कैसे उस तरह से उनको छोड़ने के पर कैसे उनका नववधू की तरह उनका स्वागत किया गया था। कबूतर, लक्का कबूतर, खरगोश, कैसे किस तरह से उनका स्वागत किए थे, है ना बच्चों? तो इसी तरह से आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक जो है, द्वितीय भाषा समचयन में से भाग 1 में गिल्लू नाम का पाठ दिया गया है। तो ये भी कुछ उसी प्रकार का है, जो उसमें वो मोर और मोरनी को पाले थे उसके बारे में कहा गया था। और ये पाठ में आपको गिल्लू के बारे में कहा जाता है कि गिल्लू कौन है? कौन है गिल्लू, पता है? जी हाँ, गिल्लू यानी गिलहरी, जो गिलहरी स्क्विरल, अर्लिल्लू जिसे कहते हैं, सारी की सारी दुनिया में उसको हम गिलहरी ही कहते हैं। तो वो जातिवाचक शब्द में आता है। तो इस जातिवाचक संज्ञा शब्द को लेखिका ने व्यक्तिवाचक में बदल दिया है, यानी गिल्लू करके एक पर्टिकुलर उसका नाम रख दिया है ना। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले लेखिका का परिचय। यानी पाठ का नाम है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ये भी एक सुंदर सा पाठ है, जिसकी आदि हो चुकी है पशु पक्षियों के बीच में रहना। उन्हीं से उनका अधिकतर समय बीत जाता है उनके पालन पोषण में। तो लेखक परिचय हम कुछ इस तरह करेंगे। यह है लेखिका का परिचय, यानी इनका जन्म कब हुआ था। नाम है महादेवी वर्मा। उनका जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था। और वो कहाँ के रहने वाली थे?
इनका स्थान था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी बच्चों। छायावाद के आधार स्तंभों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है महादेवी वर्मा जी का। इन्होंने प्रेम और करुणा से भरपूर काव्य गीत और संस्मरणात्मक रेखाचित्र इनके मिलते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इम्पोर्टेंट इनकी कृतियां कौन सी हैं? निहार, नीरजा, यामा, ये सब क्या है? काव्य संग्रह है। सभी काव्य संग्रह। इनकी कहानियों में से सुप्रसिद्ध कहानी है गिल्लू। इनकी सुप्रसिद्ध कहानी है और इनको 1956 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था और 1936 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था इनकी रचना यामा के लिए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 दिसंबर 1987 में। ये रहा उनका एक छोटा सा परिचय। अब वो पाठ के द्वारा क्या समझा रही हैं, चलिए देखते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। परंतु वो तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। यानी कि देखा है हमने उस मोर की भी दशा कैसी थी, कितना उसको वो आकर्षित करता था लेखिका को। अपनी चोंच जो कि पैनी और बंकिम थी, यानी शार्प और झुकी हुई थी, तो इतनी शार्प होने पर भी उनकी कलाई में से वो दाने ऐसे चुभता था उनकी हथेली को कुछ भी धक्का ना पहुँचे, कुछ भी वो घाव ना हो, इस तरह से ख्याल रखता था। फिर वो उसके हाव भाव भंगिमा से इस प्रकार उनको मुक्त कर देता था कि वो देखकर उन्हें बहुत खुश होती थी। और एक बार उनके मित्रों ने आकर कहा था, याद है आपको, परफेक्ट जेंटलमैन की उसकी उपाधि भी दी थी, है ना। तो इसी तरह से हर पशु जिसको भी पक्षी हो, पशु हो, जिसको भी ये पालती हो, उतना ही अटैचमेंट उनसे हो जाता है लेखिका से। और उनके वो सुंदर सुंदर हाव भाव देखकर ये अपना जीवन खुशी खुशी उन्हीं में बिता देती है। इन्हें यहाँ पर ये कह रही है कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही क्या होता है? एक जूही का एक प्रकार का पीला फूल, येलो कलर का फ्लावर होता है जूही का, उसको सोनजूही, यानी आज इस प्रकार का पीला फूल खिला है, पीली कली लगी है उसमें। तो उस कली यानी बड, उसे देखकर अनायास ही, यानी उसको देखते ही मुझे अचानक अनायास यानी अचानक उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, यानी उस छोटा सा जीव जो पशु था उसको मैंने याद किया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठा था। यानी ये जो लता जो है, लता यानी बल्डी को कहते हैं ना, जो वहाँ पर वो बेल जो हम कहते हैं बड़ी थी, इस सोनजूही की फ्लावर्स की जो शाखाएं होती है, उसमें अचानक ही उसे छोटे जीव का उसको वो याद करते हैं। वो किस लिए? जो इस लता की सघन हरितिमा यानी थिक ग्रीनरी जो है, हरे हरे पत्ते जो है उसके पुष्प के, वो फूलों की उस बेल में हरियाली जो है, उसमें कहीं घनी हरियाली में वो छिप कर कहीं पर बैठा हुआ रहता था।
कौन? गिल्लू। फिर मेरे निकट पहुंचते ही जैसे ही लेखिका उसके पास जाती और जो सोन जूही के कली के पास, फूलों के उसके बेल के पास जब जाती है तो वो कहीं से आकर कूद कर उनके कंधे पर वो बैठ जाता था और इस तरह लेखिका को वो हैरान कर देता था, चौंका देना, ये हैरान कर देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। उस समय मैं उस कली को ढूंढती रहती थी कि कहाँ वो कली है और ये कहाँ छिपकर बैठा हुआ है, कब मुझ पर आकर कूदेगा बोल के। लेकिन आज क्या है, वैसी बात नहीं है। एक प्राणी की एक निश्चित आयु रहती है, वो कितने निश्चित आयु तक जीते हैं वो भी इसमें दिया गया है, हम जानेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज किसकी खोज है? उस छोटे से प्राणी की, लघु प्राणी यानी छोटे से वो प्राणी की उसे खोज रही है, पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। परंतु वो तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। यानी आज वो जीवी क्या है, इनके बीच नहीं है। तो इसलिए वो कह रही है कि पता नहीं इसी की जड़ में, इसी की रूट में वो मिलकर क्या हो गया होगा, मिट्टी हो गया होगा। उसका तो नामो निशान भी नहीं है। कौन जाने ये स्वर्णिम कली जो है, ये गोल्डन बड जो निकली हुई है, उसी के बहाने वो मुझे चौंकाने आ जाएगा करके प्रतीक्षा में लगी है लेखिका। यानी इसी के बहाने, कली के बहाने ही वो आ गया हो करके ऐसा महसूस कर रही है, हालांकि वो अब नहीं है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। ये कागभुजरी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित, अति सम्मानित अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर से में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, है ना। आप तो अक्सर सुने होंगे अपने पुरखों से कहते हुए, कभी कोई कौवा आकर खिड़की में बैठ जाता है तो पता नहीं कौन सा अपशगुन लेकर आया है करके। दादी माँ का वो पाठ भी आपको याद होगा जो आप 8वीं कक्षा में पढ़े थे। एक कौवे के द्वारा ही समझ पाते हैं लेखक कि उनके दादा के साथ क्या हुआ था, है ना। ठीक उसी तरह इसमें भी क्या कहा गया है। अचानक एक दिन सवेरे, एक दिन सुबह सुबह क्या हो गया, कमरे से मैं वरांडे में आकर क्या देखती हूँ, दो कौवे यानी क्रो, कौवे यानी क्रो, एक कौवा, एक वचन कौवा, बहुवचन कौवे। दो कौवे एक गमले के चारों ओर, यानी मेरा गमला जो रखा हुआ है वहाँ पर फ्लावर पॉट, उसके चारों ओर अपनी चोंचों से, अपने बीक से वो क्या कर रहे हैं, छुआ छुआवल, छूना फिर उड़ना फिर दूर जाना फिर आना, चुपके से छूकर छुप जाना फिर छूना आकर, इस तरह से वो उनके गमले के पास खेल रहे हैं। तो लेखिका ने कहा ये कागभुजरी भी विचित्र पक्षी है। अरे कैसे विचित्र पक्षी हैं, एक साथ वो समादरित करते हैं फिर एक साथ वो अनादरित करते हैं। इन्हें समादरित यानी विशेष आदर प्राप्त कर लेते हैं, फिर आदर का वो अभाव, फिर थोड़ी देर में वो तिरस्कार के भावी हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता भी है ना कि घर के सामने कौवे जो कि काँव काँव करते रहते हैं तो बड़े पुरखे कहते हैं कि आज कोई मेहमान आने वाला है घर में। कौवों की आवाज़ आपने सुनी है बच्चों, कैसी होती है, मीठी होती है? नहीं ना, अरे मीठी तो वो कोयल की आवाज़ होती है जिसमें मधुरता रहती है। उसके विपरीत होता है ये कौवा जो कि अपने कर्कश स्वर से काँव काँव करता रहता है ना। इसको थोड़ी देर में सम्मानित भी किया जाता है, थोड़ी देर में इसको तिरस्कारा भी जाता है। हमारे बेचारे पुरखे, हमारे एंसेस्टर्स तो जो थे वो मरने के बाद किसी और रूप में नहीं आ सकते थे, वो गरुड़ के रूप में या मयूर के रूप में या हंस के रूप में, यदि आते हैं तो वो कौवें के रूप में।
पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए, यानी हमारे पितरपक्ष, हमारे पूर्वज जो रहते थे, पुरखे, इनके हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही उनको प्रकट होना पड़ता था। काक के रूप में ही वह प्रकट होते थे। अवतीर्ण होना यानी प्रकट होना। तो उन्हें पितरपक्ष से हमसे पाने के लिए क्या बनकर प्रकट होना पड़ता था? काक बनकर, यानी कौवा बनकर। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। इनके कटु स्वर से ही पता चल जाता है कि आज दूर से कोई मेहमान हमारे घर आ रहा है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, है ना। जो भी कौवे कांव कांव करते रहते हैं उनका हम अवमानना के अर्थ में ही जानते हैं, यानी अवमानित ही वो होते हैं हमेशा, उसको कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाध आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। इन्हें क्या देखते हैं? मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाध आया, जैसे कि उन कौवों की ओर देख रही थी और समझ पा ही रही थी कि उन्हें याद आया, क्योंकि उनके गमला, उनका जो फ्लावर पॉट था और दीवार की संधि में, वो फ्लावर पॉट के बाजू जो दीवार लगी थी, उस दीवार में संधि में, दीवार की संधि में नहीं, सुराख में, वहाँ पे जो एक होल था, उसमें एक छोटे से जीव पर, उसमें कौन दबकर बैठा है? एक छोटा सा जीव बैठा है। उस पर अचानक ही इनकी नज़र पड़ गई, लेखिका की दृष्टि पड़ना, ने उनकी आंख उस छोटे से जीव पर पड़ती है। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। मैंने अभी अभी वो क्या है, ऊपर पेड़ में जो घोंसला था, उस घोंसले से वो नीचे आ पड़ा है। कौन आ पड़ा है? गिलहरी का एक छोटा बच्चा घोंसले से गिर पड़ा है और उसे खाने के लिए कौन वहां पर हाजिर है? काक महाशय, कौवे उसे आहार बनाने की खोज में है। तो तभी ये समझ गई कि कुछ चीज़ कहीं पे पड़ी होती हो तो उसको खाने के लिए, कहीं भी कोई पक्षी मर पड़ा होता है तो उसको खाने के लिए आप देख सकते हो, उसके इर्द गिर्द कितने सारे कौवों का झुंड वहाँ पे आ जाता है। बहुत सारे कौवे एक साथ होकर कां कां करते रहते हैं, उसके वो तलाश में आते हैं उसका भोजन ग्रहण करने के लिए। तो जो मर पड़ा है छोटा सा बच्चा, घोंसले से गिर कर पड़ा है ना, उसी को वो आहार बनाने के लिए वहाँ पर लेखिका के गमले के इर्द गिर्द वो उड़ रहे हैं। आसानी से उसको वो आहार बनाना चाह रहे थे। काकद्वय के चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वो निश्चेष्टा सा गमले से चिपटा पड़ा था। इन्हें काकद्वय यानी 2 कौवे, काकद्वय का अर्थ होता है 2 कौवे। 2 कौवों के चोंचों के 2 घाव ही उसके लिए काफ़ी थे, लघु छोटे से प्राणी के लिए। तो वो निश्चेष्टा सा होकर, बिना किसी हरकत ने वो हिल ही नहीं रहा है, चुपचाप सा सिमट कर पड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर से गिरने पर उसको चोट लगी हुई है ना, तो वो हिल नहीं रहा है। ऐसा वो नीचे गिर पड़ा है लेखिका के घर के पास और वो गमले से चिपटा पड़ा है। उस पर कितने कौवों की नज़र है? 2 कौवों की उस पर नज़र पड़ी है। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो आसपास के लोग जो वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे वो लेखिका से कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, ये 2 कौवे की उनकी चोंच का प्रहार उस पर हो गया है और वो घायल हो गया है, अब वो बच नहीं सकता, तो बेटर है उसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, आप भी उसको मत छुओ करके कौन कह रहे हैं? वहाँ पर उपस्थित लोग कह रहे हैं। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। ये लेखिका तो है ही हृदयशालीनता से भरी हुई, दयालु जो है, वैसे ही घायल पक्षियों को लाना
उनकी मरहम पट्टी करना, फिर उसको अच्छा करना, फिर अपने जाली घर में छोड़ना, फिर मन चाहे वो चले जाया करते थे। जो प्रेम सहानुभूति दिखाते हैं ना, उन लोगों से, पशु हो या पक्षी हो, उनसे दूर जाना नहीं चाहते, इतना लगाव उनमें हो जाता है। तो लोगों के कहने पर भी लेखिका का मन नहीं माना, वो नहीं मानी। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही उसके हाल पे उसे नहीं छोड़ना है, मुझे इससे कुछ ना कुछ इसका इलाज करना है, इन्हें ट्रीटमेंट देना है। तो उसे हौले से उठाकर, हौले ने धीरे से मैंने उसको उठाया, अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछा, जो भी थोड़ा बहुत घाव लगे थे उनके चोंचों के प्रहार से जो भी खून थोड़ा आ रहा था उसको उसने कॉटन से पोंछा, साफ किया। फिर उसको पेंसिलिन देकर उस पर मरहम लगाया। पेंसिलिन इसलिए लगाते हैं ताकि उसको सेप्टिक ना हो। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। इन्हें फिर वो कॉटन को लेती है, थोड़ी कॉटन क्या करती है वो, इसमें डिप करती हैं, दूध में डिप करती है कॉटन को। दूध में डिप करने के बाद उस छोटे से शिशु के वो मुंह में डालना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटा रहता है। जैसे कि निपल्स देकर सिरिंज से उनके मुंह में हम दूध पिलाकर उनको ताकत ला सकते हैं। तो ये प्रयास कर रही हैं उस घायल पशु के मुंह में रुई की छोटी बत्ती लेकर, यानी कॉटन का एक पैड ली है, छोटी सी कॉटन में वो दूध में डिबोकर उसके मुंह में डाल रही हैं। तो क्या हो रहा है, क्या वो पी रहा है? नहीं, उसके मुंह से बूंदें दोनों ओर, दोनों तरफ से निकल जा रही है, मुंह में नहीं जा रहे। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटों के बाद क्या हुआ, उसके मुंह में एक बूंद पानी की, एक ड्रॉप ऑफ वाटर क्या हुआ, तब जाकर उसके मुंह के अंदर गया। एक बूंद ही जीवन के लिए क्या होती है, काफ़ी होती है ना। तो तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। आप समझो जैसे कि उसकी जान में जान आ गई है ना। मरते को पानी का एक घूंट पिला दो तो मृतक में भी जान आ जाती है। जैसे अभी ये कितने दिन हो गए हैं, तीसरे दिन, यानी 3 दिन उसका लगातार उपचार किए हैं वो। तो तीसरे दिन वो अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त यानी निश्चिंत हो गया, चलो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरी जान को कोई भी खतरा नहीं है। और क्या करने लगा वो, मेरी उंगली यानी लेखिका की फिंगर को अपने 2 नन्हे पंजों से वो पकड़ता है। उनकी उंगली को 2 छोटे छोटे अपने पंजों से, यानी अपने हाथों से, गिलहरी अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी लेखिका की उंगली को पकड़ता है। फिर नीले कांच की जो गोली मोतियों जैसी आंखें उनकी जो रहती है ना, छोटी छोटी, आपने गौर किया है कभी गिलहरी को? देखो उसकी छोटी छोटी 2 नीली आंखें, जो कांच की मोतियों जैसी आंखें इधर इधर उसकी लेखिका की उंगली को देख रही हैं। 3-4 मास में उसके निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो ये 3-4 महीने के बाद वो छोटा सा जीवी अब क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। यानी वो गिलहरी का रूप, यानी चिकना सा उसका, सॉफ्ट एकदम शाइनी उसका बॉडी, एकदम सॉफ्ट और शाइनी, निग्ध रोए यानी सॉफ्ट उसकी शाइनी बॉडी, झब्बेदार पूंछ, उसकी पूंछ अब देखे होंगे उसके पूंछ पे स्ट्राइप्स किस तरह से रहते हैं, और उसकी चंचल चमकीली आंखें, नोटी, 2 छोटी छोटी नोटी शरारती आंखें सबको क्या करने लगी, विस्मित करने लगी, यानी आश्चर्यचकित करने लगी। सब देखकर उसकी सुंदरता पर हैरान होने लगे, विस्मय होने लगे कि ये कितना सुंदर बन गया है। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जैसे कि मैंने अभी कहा, गिलहरी जो कि कॉमन नेम्स में आती है, गिलहरी, सारे सब गिलहरियों को गिलहरी ही कहा जाता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है।
तो इसको लेखिका ने एक नाम दे दिया है। एक निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का नाम होता है, पर्टिकुलर प्रॉपर नेम होता है, तो कौन से संज्ञा में आ जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इस प्रकार से उसको जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक का रूप लेखिका ने दे दिया। समझ में आ रहा है बच्चों? ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, रोमांचक है, इंटरेस्टिंग है। क्या कहकर पुकारने लगे उसको? गिल्लू। किसे? गिलहरी को। जब वो सुंदर रूप ले धारण कर लेती है तो उसको गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। है ना? मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया, फ्लावर पॉट जो रहता है, ऐसा एक फ्लावर पॉट में रुई, उसमें कॉटन नीचे बिछाकर लेखक ने क्या कर दिया? उसको एक तार खिड़की पर उसमें वो हैंग कर देते हैं वो पॉट को, और वो उसी का वो घर होता है, घर बन गया है, जो कि उनके अपने कमरे में उसको लटकाई हुई है अपनी खिड़की पर। है ना? हल्की डलिया, छोटा सा फ्लावर पॉट, उसमें क्या बिछाई है? कॉटन, रुई बिछाई है, उसको रहने का स्थान वो एक खिड़की में टंगा दिए हैं। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। कितने वर्ष? 2 वर्ष तक वो अंदर अपने कमरे में ही, वो खिड़की में ही उसके अपने घर में रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। यानी 2 वर्ष तक वो उसे अपने कमरे में ही रहने को दिए। वो स्वयं हिलकर उसका वो स्विंगिंग बना लेता था, उसके घर को वो झूले की तरह झूलता रहता था, और कभी कभी उसकी कांच जैसी जो ग्लास की तरह उसके मोती जैसे आंखें जो थी ना, वो कमरे के भीतर, कमरे के अंदर देखती रहती, कभी बाहर निखारती रहता खिड़की से बाहर, न जाने वो कुछ देखता और ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ समझ रहा हो जैसे। परंतु उसकी समझदारी और उसके वो खेल, उसके कार्यकलाप, उसके उन एक्टिविटीज़ को देखकर सब लोग क्या रह गए? दंग रह गए, हैरान रह गए। सबको क्या होता था? आश्चर्य होता था। क्या देखकर? यही देख कर के वो किस तरह से अंदर बाहर देख रहा है और जैसे कुछ समझने लगा हो जैसे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। यानी अब इतना शरारती हो गया है कि वो अब लेखिका को बार बार डिस्टर्ब करना चाह रहा है। यानी वो किसी न किसी तरह से उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है। क्या करता है वो? क्या उपाय खोज निकाला उसने? वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। यानी वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर, यानी वो लेखिका के पाँव तक आ जाता है उतरकर, फिर बाजू में जो पर्दा, जो कर्टन रहता है, उसको पकड़कर सर से ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है। वो किस लिए करता है? ताकि लेखिका अपना लेखन कार्य, लिखने का कार्य छोड़ उसकी तरफ ध्यान दे। वो अपनी ओर उन्हें आकर्षित करना चाहता था। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। यानी मैं जब तक उसको पकड़ ना पाती, मैं जब तक स्वयं ना उठ पाती, तब तक भी वो ऐसी क्रिया करता रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। यानी उसकी वो अटखेलियाँ, उसकी वो शरारतें देखकर लेखिका क्या कर गए थी? एक लिफाफे को वो मोड़ लेती थी। लिफाफे को मोड़कर उसको पुड़िया जो बनाते हैं ना लिफाफे की, उस तरह से वो फोल्ड करके मोड़ कर लिफाफे को उसको उसमें बिठा देती थी। उसके सिर्फ 2 पंजे, सामने के 2 हाथ और सिर वो लिफाफे के बाहर रहता था, बाकी का बॉडी पार्ट उस लिफाफे के अंदर पुड़िया में बंद रहता था। उसका सारा लघुगात यानी छोटा सा शरीर उसका उस लिफाफे के अंदर, भीतर यानी अंदर बंद रहता था। समझ गए? अभी ये पुड़िया है, पुड़िया को इस तरह से मोड़ कर क्या करती थी लेखिका?
इस तरह से मोड़कर पेपर में अंदर बिठा दिया करती थी। उसकी बॉडी अंदर की तरफ जकड़ी रहती थी, उसके पुड़िया के ऊपर सिर्फ उसके 2 पंजे और सिर बाहर रहता था, ताकि वो कोई हरकत ना कर सके। इस अद्भुत स्थिति में कभी भी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता करता। तब जाकर वो चुपचाप उसी पुड़िया के अंदर बंद रहकर लेखिका का कार्यकलाप जो वो लिखती थी, अपने पाठ जो भी लेखन कार्य वो करती थी, जब भी वो बिजी रहती थी तो चुपचाप वहीं बैठकर उन्हें देखता रहता था। उन्हें कोई भी शरारत करके सताया नहीं करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। इन्हें भूख लगने पर इन्हें खामोश बैठा उस पुड़िया में कार्यकलापों को, लेखिका की करते हुए कामों को वो देखता रहता था। पर जब भी उसे भूख लग जाती थी वो क्या करता था, उसकी आवाज़ चिक 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 करके वो आवाज़ करता था। इन्हें वो सूचना दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है लेखिका को कि उसे क्या लगी है, भूख लगी है। तो जैसे ही चिक चिक करके आवाज़ करने लगता, लेखिका समझ जाती कि ओहो इसे भूख लगी है, इसे कुछ देना है। तब वो क्या देती थी उसको, काजू यानी आमंड और बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में वो लिफाफे में बाहर वाले पंजों से पकड़कर वो उसे खा लेता था। कुतरना यानी खा लेना। उसी में बैठकर वो उसके पंजों में बिस्किट थमा देने से पकड़कर उसी में से वो खा लिया करता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी बसंत का मौसम आ गया। नीम चमेली के गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की को जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। यानी अभी कौन सा मौसम आया है, बसंत बहार आया है, जिसे नीम के पेड़ में चमेली की गंध भरे, यानी चमेली के फूलों की खुशबू, उसकी गंध क्या हो रही है, धीरे धीरे लेखिका के कमरे में आने लगी है। तो बाहर की गिलहरियाँ जो स्क्विरल्स बाहर थीं, वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहना चाह रही थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब एहसास हो रहा है कि वह अब ये बड़ा हो गया है, अब मुझे क्या करना है, इसे दूसरे गिलहरियों के बीच रहने के लिए बाहर जाली घर में इसको भी छोड़ देना है। तो अब तक ये लेखिका के कमरे में बंद करके था। अब लेखिका सोच रही कि क्यों ना अब मैं इसे दूसरी गिलहरियों के साथ बाहर छोड़ दूँ, अब इसे मुक्त कर देना है। अब ये अपनी देखभाल स्वयं कर लेगा करके मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग में गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, है ना। जब वो बिल्कुल छोटा था, उसको तभी छोटा रहने पर भी वो बाहर छोड़ दी थी, तो किन का डर था, कुत्ते बिल्लियों का डर था, कहीं वो उसे पकड़ ना ले। अब ऐसी बात नहीं है, अब कि वो अपनी रक्षा आप कर सकता है। बड़ी हो गई है वो गिलहरी, तो मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। यानी जो कीले जो मेख वहाँ पे लगाई गई थी, तो नेल्स जो भी वहाँ पर कमरे में लगाए हुए थे जाली के घर में, उसको लेखिका ने खोल दिया और एक कोना वहाँ पर खाली छोड़ दिया। तो उस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, मानो वो आज़ाद हो गया हो। 4 दीवारी की कैद में रहने वाली गिलहरी अब बाहर खुली मैदान में जाकर सचमुच ही आज़ादी की सांस ले रही है। इतने छोटे जीव को घर में पले, तो इतने छोटे से जीव को उसने घर में पाला, किस डर से, कुत्ते बिल्लियों के डर से, क्योंकि उसे बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इससे अब वो पार हो गई है, अब आसानी से वो अपनी रक्षा कर सकती है बोल के गिलहरी को आज़ाद कर दिया गया है।
आप भी घर में खेद हो के ऊब गए होंगे ना, चाह रहे होंगे कि कब हमें आज़ादी मिले, कब हम घर से जाए, है ना बच्चों। तो कैसे लगा आज का ये पाठ, शेष भाग हम देखेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।